गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान की। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां इन दिनों बांग्लादेश से काफ़ी परेशान है। इसका प्रमुख कारण बांग्लादेश से पाकिस्तान तक बना आतंकी कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर से हर साल सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी लड़ाके आतंकी संगठनों में शामिल होने पाकिस्तान और अफगानिस्तान पहुंच रहे हैं। हाल में ही खुलासा हुआ है कि फैसल हुसैन नाम के एक बांग्लादेशी ने दुबई में काम करने के नाम पर झूठ बोलकर पाकिस्तान की यात्रा की। इसके बाद वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान में शामिल हो गया, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जंग छिड़ा हुआ है। बांग्लादेशी आतंकियों की पाकिस्तान में बढ़ती संख्या से सीडीएफ असीम मुनी परेशान है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार 26 सितंबर 2025 को खैबर पख्तूनख्वा के करक जिले में एक सैन्य अभियान के दौरान बांग्लादेशी नागरिक फैसल हुसैन मारा गया। उसके भाई अरमान ने तस्वीरों के आधार पर लाश की शिनाख्त की। हुसैन उन कम से कम 4 बांग्लादेशियों में से एक है जिनके टीटीपी के लिए लड़ते हुए मारे जाने की पुष्टि हुई है, जिसे पाकिस्तान सरकार फितना अल ख्वारिज कहती है। बांग्लादेश की काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम सीटीटीसी यूनिट ने बताया कि करीब 2 दर्जन और बांग्लादेशी नागरिक अभी पाकिस्तान में हैं, जो टीटीपी और दूसरे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए लड़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह ट्रेंड पहली बार 2023 में सामने आया है। इसने बांग्लादेश में अधिकारियों को चिंता में डाल दिया है। एक दूसरे बांग्लादेशी 22 साल के जुबैर अहमद के बारे में माना जाता है कि वो अप्रैल 2025 में मारा गया था। उसकी मां अलिया अख्तर ने बताया कि अप्रैल के आखिरी में मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया, जिसमें बताया गया कि मेरा बेटा अब नहीं रहा। कहा जाता है कि दर्जनों युवा बांग्लादेशी पुरुष तहरीक तालिबान जैसे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के लिए लड़ रहे हैं। उनकी भर्ती बांग्लादेश के लिए खतरनाक और दक्षिण एशिया में आतंकवाद के बदलते स्वरूप को दर्शाती है। दरअसल पाकिस्तानी आतंकवादी समूह सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चला रहे हैं। इनमें इस्लाम के नाम पर इन्हें बरगलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें पैसे का भी लालच दिया जा रहा है। मुंबई यूनिवर्स के शासन में बांग्लादेश और पाकिस्तान की वीज़ा आसानी से मिलने से दोनों देशों के नागरिक बड़ी संख्या में एक दूसरे देशों में जा रहे हैं। इसमें कई आतंकी रिक्रूटर भी शामिल हैं, जो बांग्लादेश का दौरा कर आतंकियों की भर्ती कर रहे हैं। इसके बाद उन लड़ाकों को किसी तीसरे देश के माध्यम से पाकिस्तान लाया जा रहा है, ताकि सुरक्षा एजेंसी आसानी से ट्रैक न कर पाएँ। आइए अब हम थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जंग की बात करें। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच का जंग आज भी जारी है। इस दौरान दोनों देशों में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले 1.25 लाख लोगों को घरों से पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है। पिछली रात थाईलैंड की गोलाबारी में कंबोडिया में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई, जबकि थाईलैंड में 3 मौतें रिकॉर्ड की गई। थाईलैंड की सेना ने 3 जवानों की मौत की पुष्टि की है, जिनमें से एक 8 दिसंबर को और 2 9 दिसंबर को मारे गए। आज मारे गए 2 सैनिकों में से एक की मौत सुरीन प्रांत में इनडायरेक्ट फायर से हुई, जबकि दूसरे की मौत प्रिय विहार मंदिर के पास ग्रेनेड ब्लास्ट में हुई। थाईलैंड की सेना ने कहा है कि उसने 492 अस्थायी शेल्टर होम बनाए हैं, जिनमें अभी 1,25,838 लोग रह रहे हैं। वहीं कंबोडिया में पोईपेट में स्थानीय अधिकारियों ने एक तत्कालिक मैसेज जारी किया, जिसमें लोगों से शेल्टर होम में जाने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि कम से कम 5 इलाकों में प्रेकुप टॉमनॉब कोर 5 ओनेंग और टूल प्रसाद के लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा गया है। आपको बता दें कि थाईलैंड कंबोडिया के बीच चल रही लड़ाई जुलाई में शुरू हुए युद्ध से जुड़ी है, जो एक बार फिर भड़क गई है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच की लड़ाई मई महीने में भड़की थी, जो जुलाई में आमने सामने की लड़ाई में तब्दील हो गई। थाईलैंड कंबोडिया लाओस के त्रि जंक्शन पर स्थित एमरल्ड ट्रायंगल की वजह से ये संघर्ष बार बार भड़कता रहा है। ये इलाका सिर्फ सामरिक लिहाज से नहीं, बल्कि दोनों देशों के लिए सांस्कृतिक लिहाज से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में प्रासाद ता मुएन थाम और प्रे विहीर जैसे प्राचीन मंदिर स्थित हैं, जिन पर दोनों देशों का दावा है। जुलाई में हुए युद्ध की को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुए शांति समझौते ने रोका गया था, लेकिन अब यह संघर्ष विराम टूट गया है। लगातार होती गोलाबारी और तनावपूर्ण हालात को देखते हुए कंबोडिया के शिक्षा मंत्रालय ने थाईलैंड सीमा से लगे प्रे विहेर प्रांत के चोमसान जिले में सभी स्कूलों को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का आदेश दिया है। मंत्रालय का कहना है कि थाई आर्टिलरी शेलिंग के चलते बच्चों और कर्मचारियों को सुरक्षा खतरे में है। कंबोडियाई सरकार का दावा है कि थाईलैंड के हमलों में कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं, जबकि थाईलैंड का आरोप है कि कंबोडिया जानबूझकर नागरिक इलाकों पर निशाना साध रहा है। दोनों पक्षों के आरोपों की वजह से स्थिति और तनावपूर्ण होती जा रही है। आइए अब अफगानिस्तान की बात करें। अफगानिस्तान ने कारोबार के लिए पाकिस्तान पर निर्भरता कम कर दी है। पाकिस्तान बार बार बॉर्डर बंद कर ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान पर अपनी निर्भरता घटाने की कोशिश शुरू कर दी है। इससे दोनों देशों के बीच का कारोबार भी काफ़ी कम हो गया है। तोरखम और चमन जैसे बड़े बड़े बॉर्डर क्रॉसिंग, जहाँ से पहले अफगानिस्तान के आधिकारिक कारोबार का करीब 40% कारोबार होता था, वो 2024 के आखिरी से 2025 में इस साल ज़्यादातर समय बंद रहे हैं। पाकिस्तान बात बात पर बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर रहा था। कई हफ्तों तक सीमा को बंद रखा जाता था, जिससे सब्जियां और दूसरी खराब होने वाली वस्तुओं को भारी नुकसान हो रहा था। अफगानिस्तान का सूखे मेवे के कारोबार को हर महीने करीब $200 मिलियन का नुकसान हो जाता है।
इसके अलावा अफगानिस्तान को तेल, गेहूं और दवाइयाँ मंगाने में भी काफ़ी देरी का सामना करना पड़ता था, जिसके बाद अब तालिबान ने ईरान में भारत के बनाए चाबहार पोर्ट से कारोबार शुरू कर दिया है। तालिबान ने भारत और नए हवाई संपर्कों के साथ साथ उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के साथ ज़मीनी कनेक्शन बढ़ाने सहित दूसरे रास्तों को ज़्यादा प्राथमिकता दी है, जिसका मकसद एक ज़्यादा मजबूत मल्टीपोलर ट्रेड नेटवर्क बनाना है जिसमें पाकिस्तान का प्रभाव न हो। अक्टूबर 2025 में हुई झड़पों के बाद पाकिस्तान ने दोनों बॉर्डर क्रॉसिंग को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है, जिसकी वजह से जहां दोनों देशों के बीच का कारोबार 2.5 अरब डॉलर से 3 अरब डॉलर के बीच था, वो अब गिरकर 1 अरब डॉलर से नीचे जा चुका है। अफगान कृषि उत्पादों के दाम पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बॉर्डर बंद कर पाकिस्तान की दबाव बनाने की नीति नाकाम हो गई है और इससे उसने अफगानिस्तान पर अपनी आर्थिक पकड़ को काफ़ी कमज़ोर कर लिया है। अफगान अब अपने कारोबार के लिए ईरान स्थित चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे भारत ने डेवलप किया है। 2018 से संचालित ये पोर्ट अफगानिस्तान को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए सीधे भारतीय बाजार तक पहुंचा देता है। 2022 के बाद यहाँ से 1.5 मिलियन टन भारतीय गेहूं और दालें अफगानिस्तान भेजी जा चुकी हैं, जबकि अफगान अनार और किशमिश अब भारतीय सरहद तक कुछ ही दिनों में पहुंचने लगे हैं। नवंबर 2025 में भारतीय यात्रा के दौरान अफगान अधिकारियों ने वीज़ा में आसानी, हवाई कारोबार शुल्क को कम करने और नई कार्गो उड़ानों पर समझौते आगे बढ़ाए। दूसरी तरफ उत्तरी बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के जरिए भी अफगानिस्तान कारोबारी में तेजी ला रहा है। हैरातन रेल टर्मिनल और तेरमेज ब्रिज के रास्ते अफगानिस्तान का उज्बेकिस्तान के साथ व्यापार 1.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और 2025 में 2 बिलियन डॉलर के कारोबार का लक्ष्य रखा गया है। अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अमेरिका आने वाले चावल पर सख्ती करने के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने एक बयान में कहा कि भारत को अपना चावल अमेरिकी बाजार में नहीं खपाना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि ऐसा न हो, हम इसका ध्यान रखेंगे। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए बात कही। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में किसानों और कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस मुलाकात में अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और कृषि मंत्री बुक रोलिंस भी मौजूद थे। बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने किसानों के लिए 12 अरब डॉलर की संघीय मदद देने का भी ऐलान किया। बैठक में कैनेडी राइस मिल के मालिकाना हक वाले परिवार की सदस्य मेरिल कैनेडी ने भी मौजूद रही। मेरिल ने कहा कि अमेरिका में विभिन्न देश अपना सस्ता चावल खपा रहे हैं, जिसके चलते देश के किसानों को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। इस पर ट्रंप ने मेरिल से पूछा कि कौन से देश अपना चावल अमेरिका में खपा रहे हैं, तो इस पर मेरिल ने कहा कि भारत, थाईलैंड और चीन प्यूर्टो रिको में अपना चावल खपा रहा है। पहले प्यूर्टो रिको अमेरिकी चावल का सबसे बड़ा बाजार था, लेकिन अब कई वर्षों से हमने अपना चावल प्यूर्टो रिको नहीं भेजा है। मेरिल ने कहा कि ये पहले कई वर्षों से हो रहा है, लेकिन मौजूदा प्रशासन में ये बड़े पैमाने पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हें बढ़ाकर दोगुना करने की जरूरत है। इसके बाद ट्रंप ने वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से पूछा, मुझे भारत के बारे में बताइए, भारत को अपना चावल अमेरिका में खपाने की इजाज़त क्यों मिल रही है? उन्हें टैरिफ देना चाहिए या उन्हें चावलों पर कोई छूट मिली हुई है? इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को कोई छूट नहीं मिली है, लेकिन हमारे अभी भी भारत के साथ व्यापार समझौते में बातचीत चल रही है। ट्रंप ने स्कॉट बेसेंट से उन देशों के नाम पूछे जो अपना चावल अमेरिका में खपा रहे हैं। इसके बाद मेरिल कैनेडी ने भारत, थाईलैंड और चीन को मुख्य देश बताया। इस पर ट्रंप ने कहा कि इन देशों पर टैरिफ लगाकर ये समस्या बहुत आसानी से सुलझ जाएगी, इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट में केस जीतना जरूरी है। अमेरिका की निचली अदालत ट्रंप प्रशासन द्वारा विभिन्न देशों पर टैरिफ लगाने को अवैध बताया है, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की आधा कार निर्माण उद्योग और चिप उद्योग खत्म हो चुका है, क्योंकि निर्माण कंपनियों को अन्य देशों में उत्पादन की इजाज़त दी गई है। पूर्व की सरकारों ने अमेरिका में होने वाले इन उत्पादनों पर टैरिफ भी नहीं लगाया। भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ 15 करोड़ टन चावल का सालाना उत्पादन होता है, जो दुनिया के कुल उत्पादन का 28% है। भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। साल 2024-25 में चावल के कुल निर्यात का 30% अकेले भारत ने निर्यात किया। ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के अनुसार साल 2024 में भारत ने अमेरिका को 2.34 लाख टन चावल का निर्यात किया। हालांकि भारत के कुल बासमती चावल निर्यात 52 लाख टन का या 5% से भी कम है। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.